प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में व्याकरण के तहत 4 विषय बिंदु हैं। एक वाक्य है, दूसरा वाच्य है, एक रस है और एक पद परिचय है। तो 4 विषय बिंदु हैं और प्रत्येक 4 अंक का है। इस प्रकार से 16 अंक की व्याकरण होती है और इन 16 अंकों में 16 ही प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम इन चारों में से वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे और ये आपके लिए नया विषय बिंदु है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देकर के पढ़ने की आवश्यकता है। और वाच्य को पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण 3-4 बातें हैं, यदि हम उस पर ध्यान दे लेते हैं तो हमारे 4 अंक बोर्ड परीक्षा के लिए निश्चित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और बोर्ड परीक्षा में वाच्य से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। इन सब में सबसे पहली बात है वाच्य। वाच्य के आगे इंग्लिश में मैंने लिखा है वॉइस, यानी वाच्य इंग्लिश में जो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं उसी को हिंदी में कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। तो इंग्लिश में जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है उसी का रूपांतरण हिंदी में वाच्य है। तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, यानी हम किसी भी वाक्य में जो बात करते हैं, जो बात कहते हैं, तो हमारी बात कहने का केंद्र, हमारी बात कहने का उद्देश्य, जो केंद्र है वो कर्ता है या कर्म है या भाव है। बस इसी बात को वाच्य कहते हैं। तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, यानी बोलने का सब्जेक्ट, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं हम, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी जो वाक्य लिखा जाता है उसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार लगाया जाता है। जैसे कोई भी हम वाक्य लिखते हैं, जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो हमने मोहन पत्र लिखता है, यहाँ पर ता है शब्द जो लास्ट में जो क्रिया हमने लगाई है वो मोहन के अनुसार लगाई है। तो जहाँ जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में भाव के अनुसार या क्रिया के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो हम इस प्रकार से वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, हमारी 2 बातें हल हो गई हैं कि वाच्य बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं, एक बात सही है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार के होते हैं। एक दूसरा प्रश्न हमारा हल हो गया कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के प्रकारों के नाम लिखो, तो वाच्य कौन कौन से होते हैं, तो हम नाम लिखते हैं कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसकी सही परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है। यानी कोई वाक्य हम लिखते हैं और उस वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, हम क्रिया का जो प्रयोग करते हैं, तो वह क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार कर रहे हैं या कर्म के अनुसार कर रहे हैं या भाव के अनुसार कर रहे हैं। यदि किसी वाक्य में यदि हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो कर्तृवाच्य कहलाएगा, और जिस वाक्य में यदि हम कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और जिस वाक्य में भाव के हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भाववाच्य कहलाएगा। प्रयोग करने का मतलब यह है कि कर्ता कर्म ये हमारा एक वचन में है या बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है
या कर्ता या कर्म का जो प्रयोग हुआ है वो कौन से काल के अनुसार हुआ है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कर्तृवाच्य, एक प्रश्न आता है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो इसकी पहली परिभाषा है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कर्ता की प्रधानता का मतलब होता है कोई वाक्य लिखा हुआ होता है और उस वाक्य में क्रिया का प्रयोग हम जो करते हैं तो वो जैसा उस वाक्य में कर्ता होगा, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है तो क्रिया में हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, और कर्ता यदि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, और कर्ता हमारा किस काल का है तो उस काल के हिसाब से ही उसका प्रयोग होगा। तो इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसी प्रकार से कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा भी बिल्कुल एक जैसी होगी, केवल एक शब्द का अंतर होगा कि कर्तृ की जगह हम वहां पर कर्मवाच्य लिख देंगे और कर्मवाच्य के बाद में हम भाववाच्य लिख देंगे। पहला इसका उदाहरण है, जैसे राज पत्र लिखता है। ध्यान देने की बात है, वाच्य को पढ़ते हैं तो वाक्य में जो तीन चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। हमें यह देखना है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों की यदि हम पहचान नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम वाच्य को हल नहीं कर पाएंगे, हम वाच्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी वाक्य को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तीन चीजों को की पहचान करेंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन सा शब्द है, वर्ब कौन सा है, मुख्य क्रिया कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा शब्द है। इन तीनों की यदि पहचान हो गई तो हमारी आधी समस्या हल हो जाती है। तो जैसे पहला ही वाक्य है, राज पत्र लिखता है, तो इसमें राजपत्र लिखता है में राज यहाँ पर काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। याद रहे, किसी भी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो इसमें राज सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, पत्र यहां पर ऑब्जेक्ट है और लिखने का काम यहां पर वर्ब है। तो ये ता है शब्द पे ध्यान देना है आपको, ता है, ये क्रिया का जो प्रयोग है ता है, ये राज के हिसाब से हुआ है। राजपत्र लिखता है, यदि हम राज की जगह रानी शब्द आ जाता है, रानी पत्र लिखती है, तो राज की जगह रानी आते ही ता है की जगह ती है हो जाता है। इसका मतलब यह है कि क्रिया में यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो सब्जेक्ट के कारण से हो रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्ता बदलता है तो क्रिया भी बदल जाती है। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है। तो कर्ता की जहां पर प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा देखिए वाक्य है, लता पत्र लिखती है। लता पत्र लिखती थी, इसमें राजपत्र लिखता है की जगह लता पत्र लिखती थी। दो परिवर्तन हुए हैं, एक तो राज जो लड़का था उसकी जगह हमने लता लिख दिया तो ये लड़की है, तो ये सब्जेक्ट है, कर्ता लड़की है। एक बात, राजपत्र लिखता है में प्रेजेंट टेंस था यानी वर्तमान काल था और इसमें भूतकाल कर दिया, लिखती थी। पहले की बात हमने कह दी है कि लता पत्र लिखती थी, तो लता पत्र लिखती थी में भूतकाल है, तो लिखती थी। अब लिख शब्द तो ये धातु तो लिख शब्द है, इसमें ये लिखती थी, ये हेल्पिंग रहेगा बहुत बार हम जो लगाते हैं, तो ये थी शब्द काल का प्रदर्शन कर रही है, काल के बारे में बता रहे कि लता का संबंध भूतकाल से है, या पत्र लिखने का समय पहले का है, अब का नहीं है। और लिखती थी इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ती आया है, इसका मतलब ये लता की वजह से ती आया है, और ये थी आया है तो ये भूतकाल की वजह से आया है। तो लता पत्र लिखती थी, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, लता सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखती थी इसमें
क्रिया है। लिख धातु है, ताते थी, ये समय के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज वर या इज एम आर लगाते हैं, तो ये सहायक क्रिया के रूप में लगता है। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो ये दोनों ही वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, लड़के पत्र लिखेंगे। अब हमने इसमें बहुवचन कर दिया है। एक लड़के की बजाय हमने बहुत से लड़कों को ले लिया, तो यहाँ पर वचन बहुवचन हो गया। और लिखने का कार्य अब न होकर के बाद में होगा, तो काल होगा तो लिखेंगे, लड़के पत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे, ये जो लिख धातु के को हम लोग में जो परिवर्तन आया है लिखेंगे, तो इसमें काल का भी पता चल रहा है। और लिखेंगे में लिखेगा यदि एक होता तो हम ये लिखते लड़का पत्र लिखेगा, मगर ज्यादा है तो पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर वचन और काल दोनों प्रदर्शित हो रहे हैं, दोनों की पहचान हो रही है। तो ये क्रिया जो बदल रही है वो लड़कों इनकी वजह से बदल रही है। तो ये भी कर्तृवाच्य का ही एक उदाहरण है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी भी वाक्य में क्रिया में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन का आधार यदि सब्जेक्ट है, यदि कर्ता है, तो वो वाक्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाता है, 3-4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसमें से हमें यह कहा जाता है कि इनमें से कर्तृवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है। यदि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों की यदि हमें पहचान है तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य का मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से लगता हो। तो इसकी परिभाषा है कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, उसमें एक परिवर्तन ये होता है कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, वहां पर इंग्लिश में जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में बाई लगा देते हैं। तो हिंदी में उसकी जगह द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद में यदि द्वारा या से द्वारा से वाक्य जुड़ रहा है, ये याद रखने की बात है। यदि द्वारा और या से द्वारा, इंग्लिश में जिसके लिए बाई शब्द लगाया जाता है, इन से लगा करके वाक्य को में बदलते हैं, तो इसका मतलब ये है उस वाक्य में कर्ता की बजाय कर्म प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। उस वाक्य में क्रिया का जो परिवर्तन होता है, क्रिया का जो विधान होता है, कर्ता की बजाय कर्म के आधार पर होता है। जैसे उसी उदाहरण को हम बदल करके यहाँ देखते हैं, राज के द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य को गौर से हम देखेंगे। सबसे पहले वही बात जो मैंने बताई, इनमें से तीनों चीजों को पहचाना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया की हम पहचान करें। तो सबसे पहले है काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर ये राज करता है, काम करने वाला है। काम क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। याद रहे, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हम जो लिखा जा रहा है वो राम को लिख रहे हैं या पत्र को लिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र ऑब्जेक्ट है, राज सब्जेक्ट है, और लिखना जो है ये क्रिया है। मुख्य क्रिया ये है, बाकी सहायक क्रिया होती है। याद रहे, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इनमें से हर वाक्य के लिए क्रिया प्रधान होती है। किसी भी क्रिया के बिना कोई भी वाक्य कभी नहीं बनता है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ये 3-4 निर्देश, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनमें से किसके बिना वाक्य नहीं बनता। तो इसका उत्तर यही है कि क्रिया के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता, चाहे उसमें एक ही शब्द हो। जैसे हाँ या ना में कहते हैं तो भी वो उसमें भी क्रिया का प्रयोग होता है। तो इस ध्यान दें, जो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, सब्जेक्ट
कर्म प्रधान वाक्य जो होते हैं उसमें कर्ता के बाद में द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राज के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर ता है शब्द जो है, इसका ध्यान देने की बात है, ये ता है, इसका प्रयोग राज के अनुसार नहीं हुआ है, पत्र के हिसाब से लगा है। पत्र एक वचन है और पत्र वर्तमान में है, तो जैसा इस ऑब्जेक्ट ये एक वचन है या बहुवचन है, या ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ये वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है या भूतकाल में है, तो ऑब्जेक्ट का लिंग, वचन और काल क्या है, इसके अनुसार ही क्रिया का विधान होगा, क्रिया का प्रयोग होगा। तो ध्यान दें, राज के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये कर्म प्रधान वाक्य है। अब इसमें ये वाक्य यहाँ था, राजपत्र लिखता है, इसमें बोर्ड में ऐसे ही पूछते हैं, राजपत्र लिखता है कि ये कृतवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। तो इसी वाक्य को हमने कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या अंतर किया है, देखिए, राजपत्र लिखता है ऐसा है, हमने राज के बाद में द्वारा जोड़ दिया है, राज के द्वारा पत्र, और उसके बाद में उसको सिंपल पास्ट सेंटेंस में जैसे इंग्लिश में वाक्य को बदला जाता है, ऐसे ही लिखता है की जगह लिखा हो जाएगा। जैसे सेकंड फॉर्म लगाते हैं इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसी प्रकार से लिख, धातु तो एक ही होगी मगर क्रिया बदल जाती है, तो लिख की बजाय लिखा हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य चला जाता है, तो लिखा जाता है, यहाँ पर क्रिया बदल जाती है, काल वही होता है। अगला है, लता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसमें भी देखो, ये यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है, दोनों जगह, यहाँ पर सब्जेक्ट राज है, यहाँ पर लता है, पर क्रिया कर्ता से यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कर्म के हिसाब से क्रिया का विधान हो रहा है, क्रिया का लग रहा है। तो याद रखने की बात यही है कि कर्म प्रधान वाक्य जो होते हैं उसमें दो बातें याद रखें कि द्वारा या के द्वारा से का प्रयोग किया जाता है, और ये कर्ता के बाद में इनका होता है, क्रिया जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। तीसरा देखिए, भाववाच्य किसे कहते हैं, परिभाषा तीनों की एक ही है, केवल एक शब्द बदलना है। भाववाच्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में कर्ता की जगह भाव कर दिए, जिन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है, यहां पर कर्ता की जगह भाववाच्य में भाव लिख दीजिए या क्रिया लिख दीजिए, जिन वाक्यों में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है वह भाववाच्य, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य, ये सबसे ज्यादा गलतियां हम इसी में करते हैं। कैसे करते हैं, भाववाच्य जो होता है उसके सेंटेंस में, उसके वाक्य में अधिकतर में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कर्म नहीं होता है। और इसमें तीन बातें हैं, भाववाच्य वाले जो वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर वाक्य अकर्मक होते हैं। अकर्मक का मतलब होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी है, इसमें सब्जेक्ट और उड़ना क्रिया हो गया, इसमें पक्षी क्या उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे बच्चा खाता है, बच्चा क्या खाता है हमने इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्रिया है। तो ज्यादातर भाववाच्य वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार के वाक्य में असमर्थता का भाव, विवशता का भाव होता है। असमर्थ, जैसे उससे चला नहीं जाता, वह उठ नहीं सकता, ठीक है, वो उससे लिखा नहीं जाता। तो इसमें ज्यादातर वाक्य जो होते हैं उसमें, और उसको चेंज करते तो याद रखें, इसमें यदि ऑब्जेक्ट होता भी है तो उसको हटा कर के लिए उसको भाववाच्य बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है। जैसे याद रखें, कर्मवाच्य में हम लगाते हैं द्वारा या के द्वारा, और भाववाच्य में से लगा, कर्ता के बाद में से लगाया जाता है, याद रखने की बात है। तो द्वारा और से, यही अंतर इनमें होता है। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, उससे चला नहीं जाता, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों छांटिए। सबसे पहले उससे सब्जेक्ट है, चलना क्रिया है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। दूसरा, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, पक्षी कर्ता है,
उड़ना क्रिया है और नहीं जाता नहीं जाती इसमें असमर्थक का भाव है। तो इसमें जाना शब्द जो है वो भाववाच्य में सिंपल पास्ट में चेंज करके जाना शब्द जोड़ दिया जाता है। तो याद रहे कि भाववाच्य वाले वाक्य में ज्यादातर में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। तो आज हमने सीखा है, फिर से बता रहा हूँ, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का मतलब होता है बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर तीनों की परिभाषा। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, यानी कर्म आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एकवचन है या किस काल का है, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तीसरी परिभाषा, भाववाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो तीनों परिभाषाएं हो गई। वाच्य किसे कहते हैं ये हो गया, और इनकी एक उदाहरण हो गए, और इसको हमने पहचान लिया। अब लास्ट बात इसमें यह है, जैसे ऑब्जेक्ट वाले वाक्य जो होते हैं, कर्म प्रधान वाक्य की क्या पहचान होती है, कैसे पहचान करेंगे। तो हम कहेंगे कर्ता के बाद में से द्वारा या द्वारा शब्द मिलता है वो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य की पहचान क्या है। भाववाच्य में कर्ता के बाद में से लगा होता है। भाववाच्य वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ज्यादातर में नहीं होता, कुछ में होता है, पर अधिकतर 90% सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट होता भी है तो वो महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रधान नहीं होता, गुण होता है। और भाववाच्य जो होते हैं उसमें असमर्थकता का भाव या व्यवस्था का भाव दिखाया जाता है। तो इस कड़ी में हमने आज इतना पढ़ा। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है। तो ये तीनों वाक्य जो है कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, या कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलिए, या कर्मवाच्य को भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलिए। तो इस प्रकार का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है कि एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है और इसके लिए कौन से नियम हैं। अगली कड़ी में देखिए उदाहरण सहित, और अगली कड़ी में ये बताया जाएगा कि इस साल और इससे पिछली साल बोर्ड में किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उसके उदाहरण और इनको बदलने के नियम बताए जाएंगे। आशा करते हैं निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।